भैया बहनों, वंदे मातरम। आज हम पार्ट 3 रेशों से वस्त्र तक के अंतर्गत पेज नंबर 30 निकालिए विज्ञान की पुस्तक में, और दाएं ओर जो पैराग्राफ है क्रियाकलाप 3.5 यानी प्रयोग है, ये इसका तीसरे पार्ट का 5वां प्रयोग है। विभिन्न प्रकार के रेशमी वस्त्रों के टुकड़े एकत्रित कीजिए और उन्हें अपनी स्क्रैप पुस्तिका में चिपकाइए। आपको ये दर्जी की दुकानों में व्यर्थ कतरनों यानी लीरों के रूप में भी जो बेकार फेंक दी जाती है, व्यर्थ कतरनों का मतलब व्यर्थ कतरनों की ढेरों में मिल सकते हैं। अपनी माताजी, चाची जी अथवा शिक्षिका की सहायता से विभिन्न किस्म के रेशम जैसे शहतूत रेशम, टसर रेशम, एरी रेशम, मूंगा रेशम आदि की पहचान कीजिए। ये अलग अलग प्रकार के रेशम हैं। रेशम के इन टुकड़ों के गठन तथा बुनावट की तुलना कृत्रिम रेशम के टुकड़ों से कीजिए जो संश्लेषित रेशों से निर्मित होते हैं, यानी मानव द्वारा निर्मित रेशे, उनसे बनते ये कपड़े। उन रेशम के कीटों के चित्र एकत्रित करने का प्रयास कीजिए यानी कोशिश कीजिए जिनके कैटरपिलर विभिन्न प्रकार के रेशम प्रदान करते हैं। क्रियाकलाप 3.6 किसी कृत्रिम संश्लेषित रेशम और शुद्ध रेशम का एक एक धागा लीजिए। इन धागों को सावधानी से जलाइए। क्या आपको उनके जलते समय उत्पन्न गंध में कोई अंतर महसूस हुआ? अब सावधानी से ऊन के एक धागे को जलाइए। इसके जलने की गंध कृत्रिम रेशम के जलने जैसी है अथवा शुद्ध रेशम जैसी? क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? ये जानने के लिए कि रेशम कीट के जीवन चक्र में कोकून अवस्था कब आती है, क्रियाकलाप 3.7 करने का प्रयास कीजिए। क्रियाकलाप 3.7 देखिए। ये अगला प्रयोग है। चित्र 3.9 की फोटो प्रतिलिपि लीजिए। रेशम कीट के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं के चित्र काट लीजिए और प्रत्येक को गत्ते अथवा चार्ट पेपर पर अलग अलग चिपकाइए। अब इन चित्रों को आपस में मिला लीजिए। अब चित्रों को जीवन चक्र की अवस्थाओं के सही क्रम में लगाने का प्रयास कीजिए। जो कोई भी सबसे जल्दी ऐसा कर लेगा वह विजेता होगा। एक प्रकार का खेल है, खेल खेल में पढ़ाई। आप अपने शब्दों में रेशम कीट के जीवन चक्र का वर्णन भी कर सकते हैं। इसे अपनी स्क्रैप पुस्तिका में लिखिए। आप नीचे चित्र देखिए। ए वाला मादा रेशम कीट तथा उसके अंडे, बी वाला है शहतूत का वृक्ष। चित्र 3.10 रेशम कृमि पालन यानी रेशम के कीड़ों को पालना। कृमि यानी कीड़ा है यहाँ पर। शहतूत की पत्ती, कोकून। अब पेज नंबर 31 पर दाईं ओर देखिए। कोकून से रेशम तक जो पॉइंट दिया है उस पर ध्यान देंगे कि कोकून से कैसे रेशम प्राप्त किया जाता है। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है और उनके कोकूनों को एकत्रित करके रेशम के फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। फाइबर माने रेशे, तंतु। रेशम कीट पालन। कोई मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। चित्र 3.10 ए अंडों को सावधानी से कपड़े की पट्टियों अथवा कागज़ पर संग्रहित करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है। रेशम कीट पालक का मतलब जो रेशम के कीड़ों को पालते हैं। यह पालक किसान अंडों को स्वास्थ्यकर स्थितियों, उचित ताप एवं आर्द्रता की अनुकूल स्थितियों में रखते हैं। आर्द्रता का मतलब है नमी, ताप यानी गर्मी, उचित माने सही स्थिति में। अंडों को उपयुक्त ताप तक गर्म रखा जाता है जिससे अंडों में से लार्वा निकल आए। यह तब किया जाता है जब शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियां आती है। चित्र 3.10 बी लार्वा जो कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कहलाते हैं दिन रात खाते रहते हैं और आमाप साइज में काफ़ी बड़े हो जाते हैं। चित्र 3.10 सी लार्वा को शहतूत की ताज़ी कटी पत्तियों के साथ बांस की स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है। 25 से 30 दिनों के बाद कैटरपिलर खाना बंद कर देते हैं और कोकून बनाने के लिए वे बांस के बने छोटे छोटे कक्षों में चले जाते हैं। चित्र 3.10 डी इसके लिए ट्रे में छोटी रेक या टहनियाँ रख दी जाती है जिनसे कोकून जुड़ जाते हैं। कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कोकून बनाते हैं जिसके भीतर प्यूपा विकसित होता है। रेशम की खोज ऊपर जो डिब्बा दिया है उसमें देखिए, नीले रंग का। रेशम की खोज कैसे हुई? सर्वप्रथम रेशम की खोज का यथार्थ समय संभवतः अज्ञात है। यथार्थ माने एकदम सही, तो
पूरी जानकारी नहीं है। अज्ञात का मतलब एक प्राचीन चीनी किंवदंती यानी कहानियों के अनुसार सम्राट हुआंगटी ने साम्राज्ञी सी लुंगची से अपने बगीचे में उगने वाले शहतूत के वृक्षों की पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने का कारण पता लगाने के लिए कहा था। साम्राज्ञी ने पाया कि सफ़ेद कृमि शहतूत की पत्तियों को खा रहे थे। उन्होंने ये भी देखा कि कृमि अपने इर्द गिर्द चमकदार कोकून बुन लेते थे। संयोग से एक कोकून उनके चाय के प्याले में गिर गया और कोकून में से नाजुक धागों का गुच्छा पृथक हो गया। रेशम उद्योग चीन में आरंभ हुआ और सैकड़ों वर्षों तक इसे कड़ी पहरेदारी में गुप्त रखा गया। बाद में यात्रियों और व्यापारियों ने रेशम को अन्य देशों में प्रचलित किया। जिस मार्ग से उन्होंने यात्रा की थी उसे आज भी सिल्क रूट कहते हैं। रेशम का संसाधन। रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकूनों की बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है। वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही कोकूनों को धूप में रखा जाता है अथवा पानी में उबाला जाता है या भाप में रखा जाता है। इस प्रक्रम यानी इस क्रिया में रेशम के फाइबर पृथक हो जाते हैं यानी रेशे अलग अलग हो जाते हैं। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशे निकालने के पश्चात उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। परीक्षा में आ जाए रीलिंग किसे कहते हैं तो इस प्रकार इसकी रीलिंग की जाती है। रीलिंग विशेष मशीनों में की जाती है जो कोकून में से फाइबर या रेशों को निकालती है। फिर रेशम के फाइबरों की कताई की जाती है। फिर रेशम के फाइबरों की कताई की जाती है जिससे रेशम के धागे प्राप्त हो जाते हैं। बुनकरों द्वारा रेशम के इन्हीं धागों से वस्त्र बुने जाते हैं। पहली जानना चाहती है कि क्या कपास के धागे और रेशम के धागे की कताई और बुनाई एक ही प्रकार से की जाती है? दोनों में अंतर है। प्रमुख शब्द कोकून, कर्तितून, रीलिंग, अभिमार्जन, रेट, कीट पालन, ऊन कटाई, रेशम कीट, कैटरपिलर और संसाधन। ये कठिन शब्द थे इस पाठ के जो समय आपको बता दिए गए, जिनके अर्थ आपने क्या सीखा ये भी हमें पढ़ना चाहिए जिससे पूरे पाठ का सार समझ में आ जाए और इनमें से कई प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाते हैं। आपने क्या सीखा में से भैया बहनों, जितना मैंने पढ़ाया पाठ अपना समाप्त हो चुका है। धन्यवाद। ध्यान से पढ़ें और करें।